स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने लॉग फलन को कंप्लीट कर लिया था और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि लॉग फलन में अपना एक टॉपिक बचता है और कुछ क्वेश्चन बचते हैं। तो पहले हम करेंगे जो भी लॉग से रिलेटेड बचे क्वेश्चन हैं उनको, और फिर एक जो टॉपिक अपना रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे आज द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय पढ़ने के बाद फिर हम लोग आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द्विपद प्रमेय पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा। तो ज्योमेट्री की आज बेसिकली हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको ज्ञात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12th फिजिक्स। तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहला उदाहरण है अपना ln ए स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इस ln का मतलब क्या होता है। देखिए अगर इस ln की बात करें तो इसको स्टूडेंट्स हम फुल फॉर्म इसकी होती है, इसका मतलब होता है लॉग नेचुरल, लॉग नेचुरल का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉग नेचुरल। भाई अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो ln है ना, ये कहना चाहता है कि जो लॉग है ना अपने पास, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉग, और बेस में ये ई इस्तेमाल करता है। तो कहीं पर अगर स्टूडेंट्स आपको ln लिखा हुआ दिखता है ना, तो इसका मतलब हुआ लॉग और बेस में ई, और ये अपने पास है स्टूडेंट्स ई स्क्वायर। तो अगर कहीं पर हमारे पास ln आता है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ln को लिख सकते हैं हम लोग लॉग बेस में ई, और अपना है ई स्क्वायर। अब देखिए किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए पावर अपनी पहले आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 लॉग बेस ई, और हो जाएगी अपना ई। अब देखिए आपको ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, ये कहना चाह रहा है कि ई की कितनी पावर ई के बराबर होगी। तो आपको पता है ई की कितनी पावर ई के बराबर होगी, हम कह सकते हैं 1। तो यहाँ पर अपना लॉग ई, लॉग बेस ई का मान कितना आ जाएगा 1। तो बेसिकली ln ई स्क्वायर का मान कितना निकल के आया अपने पास 2, और यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आंसर। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अगला अपना क्वेश्चन है लॉग 100 का मान ज्ञात कीजिए। अब आप स्टूडेंट्स को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर बेस तो है ही नहीं अपने पास, लॉग 100 का मान कैसे मिले। तो स्टूडेंट जहाँ पर ना लॉग में बेस नहीं होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बेस 10 को मान के चलते हैं। तो याद रखिएगा जहाँ पर आपको बेस ना दिखे तो वहाँ पर आप क्या करिए, बेस 10 को मान के चलिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसका मान कैसे निकालेंगे, कि ये कहना चाह रहा है कि 10 की कितनी पावर 100 के बराबर होगी। ये क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, ये अपने से कहना ये चाह रहा है कि 10 की कितनी 10 की कितनी घात 10 की कितनी घात 100 के बराबर होगी। हमने आपको कल सिखाया भी था स्टूडेंट्स। तो आप बताइए किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे सर अगर 10 की पावर 2 करें तो वो 100 के बराबर होगी, इसका मतलब 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा अपना स्टूडेंट्स लॉग बेस 10 और 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक टॉपिक, एक लॉग के बारे में एक चीज अपनी और रह जाती है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स बेस चेंज प्रॉपर्टी। देखिए बेस चेंज प्रॉपर्टी हम कब लगाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, तो अपने को अगला पढ़ना है बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये अपने को अगला टॉपिक पढ़ना है, जो कि अपना लॉग का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिजिक्स की दृष्टि से हमें लॉग के बारे में बस इतनी बात करनी है स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक है बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट, बेस चेंज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पर अपने पास एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमने लिया उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, उदाहरण क्या है स्टूडेंट्स, अपना उदाहरण कुछ इस तरीके का है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बेस चेन प्रॉपर्टी बताएंगे कि किस तरीके से हम बेस चेन प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं और कहाँ पर हमें बेस चेन प्रॉपर्टी का प्रयोग करना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मान लीजिए अपने पास क्या क्वेश्चन ये है, मेरे पास क्वेश्चन है log 5 बेस में और 8। अब देखिए आप ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 की कितनी पावर 8 के बराबर होगी। तो आप स्टूडेंट कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 5 की पावर 8 थोड़ी बन पाएगी। तो हमें यहाँ पर बेस कितना होना चाहिए कि 8 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर log के बेस में 2 बन जाए तब तो ठीक है, तब यहाँ पर स्टूडेंट बेस चेन प्रॉपर्टी लगाई जाती है। कि अगर यहाँ पर आप बेस चेन प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो आप पता क्या कहेंगे, आप ये करेंगे कि मान लीजिए आपने लिखा log, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा दिया बेस में 2 और यहाँ पर आपने लिख दिया 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको log
यहाँ पर बेस में 2 और ये 5 भी लिखना पड़ेगा। ये होती है बेस चेन प्रॉपर्टी। समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो किस तरीके से सोल्व करूँगा, देखिए यहाँ पर अपने पास कितना आ जाए, 2 की कितनी पावर 8 के बराबर होगी, तो आपको सीधा ही पता है 3, तो ऊपर तो अपना कितना आ गया 3, और log 25 की वैल्यू अपने लोगों को दे रखी है 2.32। जब स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये लगभग आपका आएगा 1.29। तो देखिए log बेस में 5, 8 का मान भी हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से हम बेस चेंज प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ इसी के ऊपर आधारित। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास है log बेस में 10 और 64 का मान कितना होगा, और दिया है log बेस में 10, 2 की वैल्यू है अपने पास 0.303। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अपने पास है log बेस में 10 और 64, ठीक है। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर 10 की कितनी भी पावर लगा लीजिए, लेकिन वो 64 के बराबर हम कह सकते हैं नहीं हो सकती। लेकिन 2 की पावर अगर हम लगाएं यहाँ पर, तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स, अगर हम 2 की पावर लगाएं तो ये हम कह सकते हैं 64 के बराबर होगी, क्योंकि 2 की पावर 5 जो होती है ना। तो इसको हम क्या, तो देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये अपने पास है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी अपना वेस्ट चेंज प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित है। क्यों सर वेस्ट चेंज प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित क्यों है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर log 10 64 है, आप 10 की कितनी भी पावर लगा लीजिए स्टूडेंट, लेकिन हम कह सकते हैं ये अपना हम कह सकते हैं कभी भी 10 की पावर कितनी भी हम लगाएं वो 64 के बराबर नहीं आ सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मैंने क्या करा, बेस चेन प्रॉपर्टी लगाई। बेस चेन प्रॉपर्टी क्या है कि 2 की पावर 6 जो होता है ना वो अपना 64 होता है स्टूडेंट। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो अगर हम इस पे 2 की पावर 6 लगाएंगे ना तो अपना क्या होगा, यहाँ पर ये 64 के बराबर आएगा। इसी तरीके से हमने नीचे log 2 और ये जो 10 था वो 10 आ गया अपना। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर बनेगा देखिए log 2 बेस में और 2 की पावर 6 और अपॉन में, देखिए मैं इसको क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं इसको अभी तो ऐसे ही लिख लिया मैंने, log 2 बेस में और 10। अब देखिए 6 अपने बाहर आ जाएंगे और अपने पास आएगा log 2 और 2, यानी बेस में 2 और 2। यहाँ पर अपना है log बेस में 2 और 10। तो अपना यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू तो अपनी 1 हो जाएगी, 2, यानी कि 2 की कितनी पावर 2 के बराबर होगी 1, तो अपना 1 हो गया। स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये जो 10 है ना, हम ये कर सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो 10 है ये बेस में आ जाएगा और 2 जो है अपना ये हम कह सकते हैं इसके गुणक में हो जाएगा। तो देखिए अपना कितना आएगा log 10 और 2। ये ऐसा क्यों करा स्टूडेंट, इसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे पास log बेस में 10 2 का मान दिया हुआ है, ये अपना दिया है 0.303। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 और हासिल 1 आ जाएगा, फिर 6 3 18, ठीक है, कितने के बाद, दशमलव 3 के बाद, तो 1 2 3। तो ये अपना आ गया मान निकल के, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इस तरीके की भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 की पावर 10 की घात कितनी लगाएं कि 64 आ जाए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके नहीं बन पाते हैं तो आप उसमें वेस्ट चेन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि अपना जो लॉग वाला है ना ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। चलिए तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम लोग शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो क्या है द्विपद प्रमेय स्टूडेंट्स, समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए अगर हम द्विपद प्रमेय की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपने को फिजिक्स की दृष्टि से बस सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखिए और द्विपद प्रमेय हमें क्या बताती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, फिजिक्स में इसका बड़ा ज़्यादा उपयोग होता है। देखिए स्टूडेंट 1 प्लस मान लीजिए 1 प्लस माइनस एक्स की पावर हमारे पास हो n, तो इसका जो फिजिक्स में फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट, वो फॉर्मूला ये होता है अपना, हम कह सकते हैं 1, ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस माइनस एन एक्स, फिर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का पद, ठीक है, प्लस माइनस एक्स की घात 3 का पद, ठीक, प्लस माइनस हम कह सकते हैं डॉट 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 एक्स की घात n का पद। तो ये होता है अपना स्टूडेंट फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक शर्त लगा दें स्टूडेंट, तो हमें कितने फॉर्मूलों की जरूरत होगी। देखिए यदि हम इस पर एक शर्त अप्लाई कर दें, शर्त क्या है ध्यान से सुनिएगा। शर्त ये है अपनी कि अगर यहाँ पर हम ये कहें कि जो अपनी x की वैल्यू है ना, जो अपनी x की वैल्यू है स्टूडेंट, वो हम कह सकते हैं बहुत छोटी हो 1 से, ठीक, यानी अपना जो x का मान है वो बहुत छोटा हो 1 से, तो हम ये कह सकते हैं, तो ठीक है ना, तो x के उच्च, तो x के उच्च घात के पद को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। जो x के हमारे उच्च घात के पद हैं उनको हम नगण्य मान सकते हैं। कौन कौन से उच्च घात के पद हैं,
जैसे अपना स्टूडेंट्स एक पद ये है, ठीक है, एक पद स्टूडेंट्स अपना ये है उच्च घात वाला, ठीक, और यहाँ पर एक पद अपना उच्च घात वाला ये है स्टूडेंट्स, ठीक। तो इन पदों को हम क्या कर सकते हैं, इन पदों को हम कह सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, यानी इस पद को हम नगण्य मान सकते हैं, इसको भी नगण्य मान सकते हैं और इस पद को भी हम क्या मान सकते हैं, नगण्य, ठीक है। बाकी लास्ट के तो पद आपके सारे नगण्य हो ही जाएंगे, जब यहीं से नगण्य मानते शुरू कर दिए तो डॉट 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 एक्शन तक की जितने भी पद है उन्हें नगण्य। तो बेसिकली हमारी फिजिक्स में जो द्विपद प्रमेय का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करा करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे कि 1 + -x की पावर n, ये अपना बनेगा 1 ± nx के बराबर। आपको बेसिकली द्विपद प्रमेय में बस स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान रख सकते हैं तो आप देखिए इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए, अब देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि द्विपद प्रमेय हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी साबित है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ये एग्जाम्पल लिया 0.99 होल पावर 1/5 का मान ज्ञात करें। तो स्टूडेंट अगर आप इसका 1/5 का कैलकुलेटर से मान निकालेंगे ना तो आपके पास आएगा लगभग 0.997999195 इतना निकल के आएगा स्टूडेंट। तो आप कहेंगे सर कैलकुलेटर से थोड़ी निकालने बड़ी बात है, उससे कैलकुलेटर से तो हम भी निकालेंगे, लेकिन इसको मैथमेटिक्स हम लोग किस तरीके से निकालें, पेपर में कैलकुलेटर ले जाने को नहीं मिले तो आप किस तरीके से निकालेंगे स्टूडेंट। देखिए तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स हम द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं और बड़ी आसानी से अप्रोक्स लगभग कैलकुलेटर जैसी ही वैल्यू नहीं मिलेगी लेकिन लगभग अप्रोक्स हमें आंसर मिल जाएगा, यानी इसीलिए हम इसको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से द्विपद प्रमेय यहाँ काम करेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन उतार ही ले रहे हैं एक बार, देखिए तो ये हमने क्वेश्चन को अपना नोट कर लिया। अब समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम कहें कि 1 माइनस कर लीजिए आप 0.01, ठीक है, और ये 1/5 अपनी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इतना कर लिया, अगर आप 1 में से इतना माइनस करेंगे तो आपके पास यही निकल के आएगा, ठीक है। अब सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कब घटाना है, तो आप हमेशा 1 में से ये जो वैल्यू हो ना लिख के घटा लीजिएगा, आपके पास यही मान निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम ये x की वैल्यू ले लें, देखिए स्टूडेंट अगर हम इसको x मान लें तो x हमारे पास कितना है 0.01, ठीक, इसको हमने x मान लिया, और n कितना है अपने पास 1/5। तो अगर द्विपद प्रमेय हम देखें तो द्विपद प्रमेय हमारे पास फॉर्मूला ये है, अब चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव मान के लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लेकर। तो यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस एक्स और यहाँ पर अपना हो गया n बराबर 1 माइनस nx। देखिए नेगेटिव वैल्यू लेने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो प्लस है ना, प्लस का फॉर्मूला हमें इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूले में नेगेटिव लेकर चलना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बस वैल्यू रख दीजिए, देखिए 1 माइनस n की वैल्यू कितनी है 1/5 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0.01। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर अपना आएगा निकल के स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना देखिए 0.002 निकल आएगा, और यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो ये लगभग अपना निकल के आएगा कितना 0.998। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इसके नज़दीक है, यानी ये अपना अप्रोक्स आंसर है, अप्रोक्स, देख रहे हैं आप। तो यानी द्विपद प्रमेय से हम बिना किसी भी कैलकुलेटर की मदद से हमने लगभग मान निकाल लिया, और देखिए कैलकुलेटर वाले मान से कितना हमारा अप्रोक्स मान दे रहा है। तो ऐसी जगह पर हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो स्टूडेंट देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है 0.984 की होल पावर 1/4 का मान ज्ञात कीजिए और कैलकुलेटर से जो प्राप्त मान है वो अपना ये है। चलिए स्टूडेंट तो हम अपनी द्विपद प्रमेय लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट सवाल पहले मैं नोट कर ले रहा हूँ एक बार, ये है अपना 0.984 की पावर 1/4, ठीक है। तो आप क्या करिए स्टूडेंट, आप इसको जो है ना 1 में से माइनस करिए। देखिए 1 पॉइंट कितनी संख्या है 3, तो 3 0 आप ऊपर लगा लीजिए और इसमें से क्या करिए आप माइनस करिए, देखिए क्या निकल के आता है। तो अपने पास यहाँ से मान कितना आएगा स्टूडेंट निकल के 6100। तो ये अपना आ गया 0.0 और 16। इसमें आप क्या करिए 1 में से इसी को बस माइनस कर दीजिए। तो जब आप 1 में से माइनस करेंगे 0.016 की पावर 1/4, ठीक। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम नोट करना चाहें वैल्यू तो अपनी x की वैल्यू कितनी है, देखिए x की वैल्यू है अपने पास 0.016 और n का मान कितना है अपना स्टूडेंट्स 1/4 ये है। तो आप देखिए क्या x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी नहीं है, तो आपका जवाब होगा हाँ सर वैल्यू तो 1 से बहुत छोटी है, ये है स्टूडेंट्स अपनी x की वैल्यू। तो यहाँ पर द्विपद प्रमेय लग जाएगी, कौन सा फॉर्मूला नेगेटिव वाला, यानी 1 माइनस
एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, बस मान रख दीजिए आप 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है 1/4 और x की वैल्यू कितनी है 0.016। तो यहाँ आएगा 1 माइनस, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आइए अपनी 1 माइनस 0.004 और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.996। देखिए स्टूडेंट्स इससे कितना अपना मिलता जुलता आंसर है, तो ये अपना निकल के आया स्टूडेंट्स अप्रॉक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी जगह पर हम कह सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा और द्विपद प्रमेय के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फलन के बारे में। तो हम कुछ खास ट्रिग्नोमेट्रिक फलन ले रहे हैं, जैसे साइन थीटा हो गया अपना, टेन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स अब हम द्विपद प्रमेय का अगला उपयोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास साइन बाईस अंश का मान ज्ञात करने के लिए आ जाए, ठीक है ना। तो साइन बाईस अंश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको पहले 3 पॉइंट समझने हैं स्टूडेंट, कि जो साइन थीटा होता है ना अपना, ये अगर बहुत छोटा कोण है थीटा, तो ये छोटे कोण पे थीटा ही मतलब कोण ही छोड़ जाता है। ठीक है, कितना छोटा हो जब ये कोण छोड़ेगा, लगभग थीटा की वैल्यू 25 डिग्री से कम हो, 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 डिग्री से कम ही होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है ना वो आपको रेडियन में लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा है ना, ये छोटे कोण पर अपना कोण ही छोड़ देता है। कितनी डिग्री पर, जब 5 डिग्री से कम कोण यहाँ पर हो तो ये कोण छोड़ देगा। इसी तरीके से अपना कॉस थीटा होता है कि यहाँ पर ये क्या करता है, 1 वैल्यू देता है, कितने डिग्री पर, 5 डिग्री से छोटा कोण है तो ये अपने को वैल्यू क्या देगा, 1 वैल्यू देगा। अब यहाँ पर किस तरीके से कोण छोड़ता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं साइन 0 का मान है अपना 1, साइन 30 का मान है 1/2, साइन 45 का मान है 1/√3, साइन 60 का मान है √3/2, साइन 90 का मान है 1। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि साइन ने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक है ना, 0 अंश को छोड़ के बाकी किसी पर भी कोण नहीं छोड़ा। 30 पे क्या 30 दिया नहीं, 45 पे क्या 45 दिया नहीं, 60 पे क्या 60 कोण दिया नहीं, 90 पे 90 दिया नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर सबसे छोटा कोण है 0। अब 0 जो है ना 25 डिग्री से कम है अपना, तो देखिए यहाँ पर इसने कोण 0 ही दे दिया। बाकी की ये कोण देखिए 25 डिग्री से ज्यादा है, तो कहीं पर भी हमें कोण नहीं मिला। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब देखिए ये अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि साइन 22 अंश का मान कितना होगा, तो आप किस तरीके से उसको आंसर देंगे, देखिए समझिए ध्यान से। तो अगर हम साइन 22 अंश की बात करें ना स्टूडेंट्स, साइन 22 अंश की अगर हम बात करें, तो अगर आप स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे, इसका मान, अगर आप इसका मान कैलकुलेटर से निकालते हैं तो आपको इसका मान कितना मिलेगा, इसको आपको मान मिलेगा स्टूडेंट कैलकुलेटर से 0.374, ये आपको मिलेगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आपको पता है कि ये 25 डिग्री से कम है, तो साइन 25 डिग्री पर क्या छोड़ देता है, अपना कोण ही छोड़ देता है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22 अंश। अब हमें इसे रेडियन में बनाना पड़ेगा क्योंकि ये थीटा जो है ना आपको रेडियन में लेना है। तो यहाँ पर देखिए 22 अंश है अपना, तो 22 इंटू रेडियन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेडियन में बनाने के लिए हम यहाँ पर पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हो गया 22 अंश इंटू में 3.14 अपॉन में 180 अंश। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना, देखिए यहाँ पर अगर आप 22 की मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 में, तो ये आपके पास निकल के आएगा स्टूडेंट्स कितना, 69.08 लगभग में अपना इतना निकल के आएगा, और यहाँ पर 180 है। इसके जब आप डिवाइड लगाएंगे ना तो ये आएगा अपना लगभग में स्टूडेंट 0.38। तो आप खुद देख लीजिए स्टूडेंट, जो अपना फाइनल साइन 22 अंश का मान निकल के आया, ये जो मान निकल के आया ना स्टूडेंट्स, आप खुद चेक करिए यहाँ पर जो अपना मान आया वो कैलकुलेटर और अपने जो निकाला उससे कितना नज़दीक है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप इस तरीके के अगर थीटा की वैल्यू 25 डिग्री से कम है तो साइन के भी मान निकाल सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से कम है तो टेन के भी मान निकाल सकते हैं, और 5 डिग्री से कम है तो भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और बाकी अगर ये वैल्यू बड़े एंगल है तो आपको पता ही है, फिर हम चतुर्थांश ASTC रूल हमने आपको पढ़ाया था, तो आपको स्टूडेंट पता ही है कि हमने चतुर्थांश ASTC रूल पढ़ा था, और इसके अलावा हमने एक 90 डिग्री की सारणी भी पढ़ी थी, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम अपनी शुरू करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स की दृष्टि से जो हमारे काम में आने वाला है वो है ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक लिया हमने त्रिभुज। तो आपको त्रिभुज यानी ट्राइंगल, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके का हमारा कुछ ट्राइंगल होता है, ये हमने ABC एक ट्राइंगल लिया। यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है इसमें कि आप जानते भी हैं, देखिए इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखनी है इसमें कि इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा,
यानी कि जो त्रिभुज होता है अपना, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर ये तो पता है हमें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 यानी कि 180 अंश। तो एक पॉइंट तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिजिक्स में अपनी ये ज़रूरत इसकी पड़ती रहेगी। दूसरा पॉइंट आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है इसमें कि जो अपना ये वाला कोण बन रहा है ना वी, बाह्य कोण, ठीक है ना, ये अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। फिजिक्स में इसका भी बहुत हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण हम इसका प्रयोग करेंगे। ये जो कोण है अपना वी वाला, वो भीतर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये लिखे दे रहे हैं कि जो अपना बाह्य कोण है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अपना बाह्य कोण है, जो बाहर कोण बन रहा है, ये जो बाह्य कोण है अपना, ये बाह्य कोण, ठीक, ये बाह्य कोण, ये सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम इसको लिखना ही चाहें स्टूडेंट्स, अगर हम इस बात को लिखना चाहें मैथमेटिक्स, तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण वी है ना अपना, कोण वी, ये कोण ए और कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा अपना पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें अगला पॉइंट है अपना कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? ये अपना बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई के, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं आपको त्रिभुज के बारे में बस ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि पहला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, तो आपका आंसर होगा सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ना वो अपना बराबर होता है 180 से। दूसरा कि अपना जो बाह्य कोण होता है स्टूडेंट्स, ये बाह्य कोण अपना सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी इसके सामने ए और सी है तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसको मैथमेटिक्स लिखें तो कोण वी जो होगा अपना वो कोण ए और कोण सी के योग के हम कह सकते हैं बराबर होगा स्टूडेंट्स। वहीं अगर हम बात करें एक तीसरा पॉइंट त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको आपको ध्यान रखना, ये होता है अपना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज में आपको ये बातें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें सबसे पहला त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज, और समझते हैं उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये है अपने पास समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज अपना स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का होता है, इसमें जो सभी इसकी भुजाएं होती है ना स्टूडेंट्स, ये हम कह सकते हैं सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी ये वाली जो भुजा है अपनी वो होगी ए, और ये वाली भुजा भी अपनी होगी ए, और ये भुजा भी अपनी होगी ए, यानी हमने इसकी भुजा ए मान ली। तो पहली हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की विशेषता यही आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रख के चलना है कि समबाहु त्रिभुज का समबाहु, तो यही ध्यान रखना है स्टूडेंट पहला पॉइंट कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है, कि इनकी सारी भुजाएं जो होती है ना स्टूडेंट्स वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और दूसरा पॉइंट आपको स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, अगर इस बात को आप मैथमेटिक्स लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि जो अपनी यहाँ पर अगर इस ट्राइंगल को मैं नाम दूँ ए और इसको नाम दूँ बी, इस पॉइंट्स को नाम दूँ मैं सी, तो जो अपना स्टूडेंट्स ए बी होगा वो बराबर होगा अपना बी सी के और बराबर होगा अपना सी ए के, और ये भुजा हमने कितनी मान रखी है ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ए बी है, बी सी है और सी है ये आपस में तीनों बराबर होंगी। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की एक क्वालिटी और होती है जो कि आपको चित्र में नजर आ रही होगी कि इसका प्रत्येक कोण, ठीक है ना, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे सर इसका प्रत्येक जो कि है कोण के ऊपर, यानी इसका जो प्रत्येक कोण होता है ना स्टूडेंट्स वो आपको चित्र से स्पष्ट हो रहा होगा कि कितने अंश का है इसका प्रत्येक कोण, 60 अंश का। तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दूसरी विशेषता आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऊंचाई की, ठीक है ना, तो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ये जो सीधी रेखा बिल्कुल अगर हम खींच लें तो ये इसकी होती है ऊंचाई, जिसको हमने एच से डिनोट कर रखा है। अच्छा, इस पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं एम, इस पॉइंट्स को मान लीजिए हमने नाम दे दिया एम, ठीक, इस पॉइंट्स को हमने नाम दिया एम। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर हम इस ऊंचाई को निकालना चाहें, भाई अगर हम इस ऊंचाई को निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए
अगर यहाँ पर हम बात करें अगले पॉइंट की कि हमें ऊंचाई को फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से भाई ऊंचाई को हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए वी एम, तो आप ट्राइंगल ले लीजिए। ट्राइंगल ए बी एम में ऊंचाई है कितनी अपनी एच या फिर एम। तो यहाँ पर आपने एक ट्राइंगल लिया ए बी एम, इसमें आप लगाइए टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है अपना, आपको पता ही है, मैंने आपको लाल बटे कक्का में पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स, लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ थीटा कितना है बेसिकली अपना, तो आप कहेंगे सर थीटा यहाँ पर है 60 एंस। और लंब कितना है स्टूडेंट्स, लंब अपना है ए एम या फिर एच, ए एम या फिर एच। चलिए मैं ए एम लिख दे रहा, आप एच भी लिख सकते हैं। अच्छा, आधार कितना है, तो आप कहेंगे इस त्रिभुज का आधार ये होगा। ठीक है, टोटल ए है, ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स अपनी ए अपॉन टू या ए बाई टू। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा आधार ए अपॉन टू। तो आपको क्या चाहिए ए एम। ठीक है, ए एम, तो ये कितना आएगा देखिए ए अपॉन टू, यहाँ पर 1060 में मल्टीप्लाई होगा, और 1060 किसके बराबर होता है अपना √3 के। तो ये अपनी निकल के आ गई, या तो हम ए एम कह दें या फिर हम इसे एच कह दें स्टूडेंट्स, बात एक ही है। तो इसका मान कितना हमारे पास स्टूडेंट निकल के आया, तो आपका आंसर होगा a√3 अपॉन टू, ये आया है। तो ये अपने पास निकल है ऊंचाई। तो एक आपको समबाहु त्रिभुज में ये भी पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर अगला, अगली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है इसमें, देखिए अगर यहाँ से हम एक रेखा बिल्कुल इसके इस लाइन को समद्विभाजित करते हुए खींचें और एक रेखा इस लाइन को समद्विभाजित करते हुए खींचें, चलिए देखिए यहाँ से हमने यहाँ से एक रेखा खींच ली और यहाँ से एक रेखा खींच ली। इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया स्टूडेंट्स एन, और इसको मान लीजिए हमने नाम दिया स्टूडेंट्स पी। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने एन और पी दे दिया। तो यहाँ पर ये जो तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है ना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं केंद्र। इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स को हम बोलते हैं केंद्र। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें बेसिकली एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो केंद्र होता है ये माध्यिकाओं को 2:1 अनुपात में समद्विभाजित करता है। हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख रहे हैं नोट करके। तो नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हम कह सकते हैं केंद्र माध्यिका को केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ये अपना ये वाली हमने मान लीजिए मुझे उठा ली ए एम, तो यहाँ पर जो अपना ए एम है ना, ए एम नहीं स्टूडेंट्स, ये अपना ए ओ डिवाइड में अपना कितना हो गया ओ एम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इसको केंद्र ओ मान लिया, तो ये अपना ए ओ और ओ एम ये किसके बराबर होगा, देखिए 2:, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक इसमें लास्ट हम कह सकते हैं एक पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखना है केंद्र एवं शीर्ष के मध्य की दूरी आपको भी ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, केंद्र एवं शीर्ष के मध्य की दूरी। तो अगला पॉइंट है अपना, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, केंद्र एवं शीर्ष के बीच की दूरी देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हम निकालेंगे केंद्र एवं शीर्ष के बीच की दूरी को हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिए ये केंद्र है और ये अपना शीर्ष है, तो मान लीजिए हमने ए को उठा लिया, हमने किसको उठा लिया, मान लीजिए ए ओ को उठा लिया। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अपना ए ओ अपना एक भाग जो है ना ए ओ 2 भागों में टूटा हुआ है, और टोटल भाग कितने हैं इसके 2 और 1 3 है स्टूडेंट्स। ठीक, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, ये जो अपना टोटल है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट्स इस बात को। देखिए यहाँ पर हमने केंद्र एवं शीर्ष के बीच की दूरी ए ओ को लिया, तो ए को हमने कैसे लिखा, इसका अनुपात कितना है 2। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर टोटल कितनी भुजाएं थी हमारे पास, कितनी माध्यिकाएं थी 3, और उसमें टोटल मल्टीप्लाई करा हमने ए एम यानी पूरी हाइट से, और ए एम हम निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, ए अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख सोल्व कर देते हैं। देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे, हमने यहाँ पर लिखा 2/3 और ए एम हमारे पास कितना है a/2 √3। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर अपने पास आएगा, देखिए इसको चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा सोल्व करके, या मैं यहाँ लिखे दे रहा। देखिए यहाँ पर ये a/√3 आया ना, a × √3 अपॉन में इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ ना रूट में,
भाई अगर रूट में आप √3 लिखेंगे तो 3 दिया 9, रूट में 9 और 9 किसका होगा 3 का बाद वही है, तो यहाँ से √3 से √3 कट गया, अपना कितना आ गया a/√3 आ गया। तो ये क्या है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर ये अपना है केंद्र एवं शीर्ष के बीच की दूरी। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास आ गया निकल के केंद्र एवं शीर्ष के बीच की दूरी। अब इसमें एक पॉइंट्स आपको और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो है अपना इसका क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, चलिए इस बात को मैं अगले पेज पे आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स हमने अभी तक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या बताया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो बताया स्टूडेंट्स हमने। तो हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो अपना क्षेत्रफल है ना स्टूडेंट्स, वो बेसिकली है कितना, अब हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए 1/2 को ऐसे लिखेंगे, आधार कितना है अपना, तो आप कहेंगे सर आधार है अपना a, ठीक है ना, आधार कितना है स्टूडेंट अपना a, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2 और आधार है अपना a। और ऊंचाई कितनी निकाली थी हमने, देखिए स्टूडेंट्स ऊंचाई हम लोगों ने निकाली थी a/2 √3, a/2 यहाँ पर जो है ऊंचाई निकाली थी a/2 √3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपना हो जाएगा √3, 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये है अपना a², ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपने पास निकल के आया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की, अभी ज्योमेट्री में अपना बहुत पोर्शन बकाया है, लेकिन स्टूडेंट्स अब हम इसको पढ़ेंगे कल, यहीं से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और थैंक यू।